Myself is Sukesh Singh. I will discuss with you business economics and commercial knowledge of your syllabus. बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज ऑफ योर सिलेबस। देखिए, आपको पता होगा कि फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अकाउंट्स, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस correspondence and reporting, mathematics, statistics, logical reasoning, and fourth paper is business economics and business and commercial knowledge। जो अकाउंट्स आपका है 100 मार्क्स का पेपर है और लॉ 60 मार्क्स का है, बीसीआर 40 मार्क्स का है, मैथ 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का पेपर है और बीसी के 40 मार्क्स का है। पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव होंगे, अकाउंट्स और लॉ के पेपर सब्जेक्टिव होंगे, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के पेपर एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सही आप सेलेक्ट करते हो +1 है, गलत सेलेक्ट करते हो -0.25 है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। और यदि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए 0 है। क्लियर? अब इसमें हम आज बिजनेस इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और बिजनेस इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। कितने? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। Chapter 2 Theory of Demand and Supply। Chapter 3 है हमारा Theory of Production and Cost। चैप्टर 4 है थियरी ऑफ मार्केट। एंड चैप्टर 5 है बिजनेस साइकिल। देखिए, अभी तक की जो आपकी स्टडी थी उस स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो पहले से, चाहे बोर्ड आपका कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप हैं, पहले से पता होता था किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये सीए का एग्जामिनेशन है और सीए इंस्टीट्यूट के बारे में कहते हैं कि इसका कोई माई बाप नहीं होता। किसी भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर्स के आज सच कोई वेटेज नहीं है। किसी भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कोई यदि आपसे ये कहता है कि भाई इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सर्टेनली, तो गलत है। हो सकता है कि किसी एक चैप्टर से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। इमेजिन अबाउट द स्टूडेंट हु हैड स्टडीड ओनली दैट चैप्टर, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई।
लेकिन उस स्टूडेंट के बारे में भी इमेजिन करो जिसने सारे चैप्टर्स पढ़े थे, केवल वही चैप्टर छोड़ दिया था, तो उसके लिए क्या होगा? लेटर्स आर डांसिंग, तारे जमी पे। आप क्या करेंगे? आपको पांचों चैप्टर की बैलेंस स्टडी करनी है, और पांचों चैप्टर की बैलेंस स्टडी आप करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 60 में से 60 मार्क्स स्कोर करना काफ़ी इजी है। इट्स अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग पेपर। 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इसमें से ज़्यादातर चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अभी तक आपके पढ़ने का तरीका क्या था? किसी एक टॉपिक को बेस करके एक क्वेश्चन बनता है, टीचर ने कहा कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, टीचर ने पढ़ाया, समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने क्या किया? लर्न कर लिया, रट्टे लगा लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया, छाप के आ गए। अब 10 में 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं, लेकिन टॉपिक समझा नहीं था। लेकिन यहां एक टॉपिक को बेस करके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। कितने आप याद करेंगे? कितने लर्न करेंगे? और मान लो आपने लर्न भी कर लिया, खतरों के खिलाड़ी हैं आप, लर्न भी कर लिया, तो आपने ऑप्शन के सीक्वेंस लर्न किए थे ABCD, अब वो सीक्वेंस एग्जाम में क्वेश्चन में चेंज हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी। 3 इडियट मूवी में रैंचो होता है, रैंचो, रणछोड़ दास श्यामल दास छाछर के नाम से पढ़ाई करता था। एक्चुअल में उसका नाम क्या था? फुंगसुक वांगरू। अपने दोस्त फरहान और रस्तोगी को क्या बोला? सक्सेस के पीछे मत भागो, भागना है तो एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मार के आएगा। आपके लिए क्या है? क्वेश्चन के पीछे मत भागो, भागना है तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चन तो झक मार के बनेगा। तो हम लोग यहां पे हर टॉपिक को समझेंगे, और उसके बाद जब मैं एक बार पढ़ाऊंगा, टॉपिक आप समझेंगे, उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उस टॉपिक को बेस करके बनेगा, हर हाल में बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लगभग 25 सालों से यही काम करते आ रहा हूं, तो हमें तो आइडिया है कि इस टॉपिक को बेस करके क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, इंस्टीट्यूट क्या क्या पूछ सकती है। हम पढ़ाने के दरमियान उसको इस हिसाब से मैनेज करेंगे कि कोई भी एस्पेक्ट छूटे नहीं। लेकिन अब थोड़ा यहां टीचर का रोल है। पास्ट में फाउंडेशन के एग्जामिनेशन हुए हैं, और पास्ट में जो फाउंडेशन के एग्जामिनेशन हुए हैं उसको यदि हम बेसिस माने तो एवरेज चैप्टर 1 से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स के आते हैं। चैप्टर 2 से एग्जाम में क्वेश्चंस 12 to 14 मार्क्स के आते हैं। चैप्टर 3 से भी 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 4 से भी 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और चैप्टर नंबर 5 से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब कोई अपर होगा तो कोई लोअर होगा, ये कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है, पास्ट का एवरेज ये बता रहे हैं। अब इसमें पहला चैप्टर जो हमारा है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेसिकली है क्या? ये नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स तक तो ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, इज इट साइंस और आर्ट, इफ इट इज साइंस देन पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस,
सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहां पे बात आएगी कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब जिस बच्चे ने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, मैं भी आपको यही मान के पढ़ाऊंगा कि आपने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। जिस बच्चे ने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, क्या होगा भाई उसका? उसके दिमाग में क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या। तो चलो वहां बता दिया टीचर ने कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, एंड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। अब वो बच्चा मान लो साइंस का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, वो सोचेगा भाई लार्ज इकोनॉमिक्स स्मॉल इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर टीचर ने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं थियोरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बच्चा बोलेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? टीचर बोलेगा भाई चैप्टर नंबर 2 के यूनिट नंबर 2 में बताऊंगा। मान लिया बच्चे ने। फिर टीचर बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। फिर पूछेगा क्या होता है? चैप्टर 3 की यूनिट 1 में बताऊंगा। फिर टीचर बोलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं फॉर्म्स बिहेवियर एंड फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। बच्चा पूछेगा क्या होता है? चैप्टर 4 की यूनिट 1 में बताऊंगा। और बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा, स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलेगा, सब बाद में बताओगे, अभी क्या बता रहे हो। तो बेसिकली देखिए ये चैप्टर के शुरुआत में तो दिया हुआ है, सिलेबस के स्टार्टिंग में तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, नेचर एंड स्कोप। और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो पूरा इकोनॉमिक्स आएगा, और जब पूरा इकोनॉमिक्स आएगा तो जो बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बाद में। दूसरा चैप्टर है थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 यूनिट पढ़ने। थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में टोटल 3 यूनिट है। थियोरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, एंड थर्ड यूनिट थियोरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चैप्टर 3 है हमारा थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसमें 2 यूनिट पढ़ने, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, थियोरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस। चैप्टर 4 है हमारा थियोरी ऑफ मार्केट। इसमें 3 यूनिट पढ़ने, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बिजनेस साइकिल। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपको आज के बिजनेस वर्ल्ड में ट्रेडिशनल अकाउंटेंट या ऑडिटर के रूप में काम नहीं करना होता। आज के बिजनेस वर्ल्ड में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद एक बिजनेस मैनेजर के रूप में काम करना होता है। और एक बिजनेस मैनेजर को बिजनेस के कंडीशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मार्केट कंडीशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इसके एनालिसिस उसे आना चाहिए, पॉसिबिलिटीज क्या है। अब मान लो बिजनेस में तेजी आने वाला है, मंदी चल रहा है, अब तेजी आने वाला है, और आपने इसको प्रेडिक्ट नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, तो आपके पास उस तेजी में फायदा उठाने के लिए स्टॉक नहीं होगा। मान लीजिए मार्केट में मंदी आने वाला है और आपने प्रेडिक्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके रख दिया, प्रोडक्शन कैरी करने का, इन्वेंट्री कैरी करने का कॉस्ट हो जाएगा आपका। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस में प्रोस्पेक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, तेजी आने वाला है, मंदी आने वाला है, कैसे, क्या इंडिकेटर्स है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो पहले से आपको सिग्नल देते हैं, आइडिया होते हैं। अब जैसे मौसम के बारे में, हम मौसम वैज्ञानिक नहीं है, गूगल पे भी नहीं देखा,
फिर भी बहुत समय क्या होता है, हम कहते हैं भाई बारिश होने वाली है, लगता है बारिश होएगी। कैसे? कंडीशन को देख के प्रेडिक्ट करते हैं, एंटीसिपेट करते हैं। वैसे ही बिजनेस में भी करना पड़ेगा। तो ये 5 चैप्टर है। इस 5 चैप्टर का सफर हम साथ साथ करेंगे, और मैं आपको यह अश्योर करता हूं कि ये जो सफर हम लोग करेंगे उसमें आपको इस हिसाब से लेकर के हम चलेंगे कि कभी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हालांकि हम ऑनलाइन मोड में गूगल ड्राइव पे, पेन ड्राइव पे आपके साथ होंगे। पढ़ते समय कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है, और पढ़ते समय जब प्रॉब्लम आएगी, डाउट्स कैसे पूछेंगे, तो उसका सिस्टम हम देंगे। आप कैसे पूछेंगे, एक तो हम टाइम फिक्स करके लाइव भी आया करेंगे डाउट्स के लिए, अपने चैनल्स के थ्रू। टेलीग्राम चैनल पे हम बताया करेंगे कि कब लाइव होंगे। उसके अकॉर्डिंग हर टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए लाइव होंगे, जिसमें आपके डाउट्स लेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो वो मेथड हमारे पास होगा जिसके थ्रू हम आपके पास लाइव होंगे और आपके डाउट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि देखा जाए तो हमने ये कहा कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 में टोटल कितने यूनिट है? 3। पहला यूनिट क्या है? थियरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी थियरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, इसका स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगा, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो देखिए, हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, assumptions of law of demand, demand schedule, demand curve, reasons behind operation of law of demand, exceptions of law of demand, change in quantity demanded and change in demand। यहां तक के टॉपिक को पढ़ने के बाद हम आपका एक टेस्ट लेंगे। यहां तक के टॉपिक को पढ़ने के बाद हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसमें नाम हमने दिया है रिफ्रेशमेंट टेस्ट। रिफ्रेशमेंट टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट में खाने पीने के लिए हम आपको कुछ भेजेंगे। रिफ्रेशमेंट टेस्ट का मतलब ये है कि यहां तक के टॉपिक्स को आपको रिफ्रेश करना है, रिकॉल करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टोटल 4 टाइप्स पढ़ना है हमें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हम एक यूनिट टेस्ट लेंगे। ये जो यूनिट टेस्ट होगा इसमें पूरा यूनिट आएगा। ये नहीं कि केवल ये टॉपिक हमने पहले टेस्ट लिया हुआ है, इस टॉपिक का टेस्ट पहले लिया हुआ है, तो अगले टेस्ट में ये टॉपिक नहीं आएगा। पूरा यूनिट कंबाइंड करके आएगा। ठीक है। इस यूनिट में एक टॉपिक और भी है जो हमने यहां पे मेंशन नहीं किया है, डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग का टॉपिक थोड़ा बाद में हम पढ़ेंगे। मैथ स्टैट वाले सर के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड फॉरकास्टिंग के मेथड्स आएंगे। थियोरेटिकली आप बोलोगे तो मैं सीधा कंटिन्यू पढ़ा दूंगा, लेकिन मैटर ये कि जब वो टॉपिक आएगा तो उसमें मेथड्स होंगे, और उन मेथड्स को तब तक आप समझ नहीं पाओगे। थियोरेटिकली तो रट लोगे,
लेकिन समझ नहीं पाओगे जब तक कि स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज आपके पास नहीं हो। और स्टैटिस्टिक्स में उसमें आएगा रिग्रेशन मेथड, कोरिलेशन मेथड, लिस्ट स्क्वायर्ड मेथड। तो इन बातों को हम लोग थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब देखिए डिमांड का मतलब क्या होता है। बोलचाल की भाषा में डिमांड का मतलब हम मान के क्या चलते हैं, डिजायर फॉर ए कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी के लिए डिजायर का होना। लेकिन क्या सिंपल डिजायर डिमांड कहलाएगा? बताइए, सिंपल डिजायर डिमांड होगा क्या? क्लास लेने के लिए आईआरएस के स्टूडियो में मैं आता हूं, आईआरएस से मुझे सैलरी भी मिलती है, 10,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है मुझे। आईआरएस से मुझे कितने की सैलरी मिलती है? 10,000 रुपये की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी इनकम ही है। इनकम के 5 सोर्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और इन चारों में जो नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके अलावा इनकम का इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड सोर्स भी है, एग्रीकल्चरल इनकम। तो भगवान की दुआ से ये सारे सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास भी है, लेकिन सैलरी से 10,000 रुपये मिलते हैं। आईआरएस वाले बड़े कंजूस हैं इस मामले में, 10,000 रुपये की सैलरी देते हैं। अब ट्रैवलिंग करके आता हूं दिल्ली में, आजकल तो ट्रैफिक की कोई समस्या ही नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें ट्रैफिक की कोई समस्या ही नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल सरकमस्टांसेस में दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक दिल्ली की ट्रैफिक है, बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि मेरे पास एक जेट प्लेन होता, अपने घर के छत से टेक ऑफ करता, आईआरएस के छत पे लैंड कर जाता और क्लास के लिए आ जाता। लेकिन 10,000 रुपए की सैलरी में यदि मैं ये सोचूं कि मेरे पास एक जेट प्लेन होता तो 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, और हर बार आईआरएस में 100 साल काम करना भी पड़ेगा विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। तो केवल डिजायर कि मेरे पास एक जेट प्लेन होता डिमांड नहीं होगा, केवल डिजायर डिमांड नहीं होगा। क्या जरूरी है भाई? तो इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होता है? इफेक्टिव डिजायर। इकोनॉमिक्स में डिमांड कब कहलाएगा भाई? इफेक्टिव डिजायर। डिमांड के लिए क्या होना जरूरी है? फोर्सफुल डिजायर। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, और डिजायर इफेक्टिव कब माना जाएगा? तो इसके लिए 3 बातों का होना जरूरी है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा? 3 बातों का होना जरूरी है। कितने? 3। क्या भाई? डिजायर फॉर द कॉमोडिटी, वस्तु। कॉमोडिटी बोले तो वस्तु। जिस कॉमोडिटी की आप बात कर रहे हो उसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, डिजायर फॉर द कॉमोडिटी। अब जैसे मेरे पास जेट प्लेन की डिजायर थी, तो केवल डिजायर से बात नहीं बनेगी, प्लस है मीन्स टू परचेज द कॉमोडिटी और एबिलिटी टू परचेज द कॉमोडिटी। उस कॉमोडिटी को परचेज करने की हमारी एबिलिटी भी होनी चाहिए, उस कॉमोडिटी को परचेज करने की हमारी क्षमता भी होनी चाहिए, हमारे पास साधन भी होने चाहिए। मीन्स भी, मीन्स मतलब साधन, पैसे। अब मान लो मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज वांट्स टू परचेज अ जेट प्लेन। मुकेश अंबानी की डिजायर जेट प्लेन परचेज करने की है,
तो आप बताइए कि मुकेश अंबानी का डिजायर्ड डिमांड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? मुकेश अंबानी का डिजायर्ड डिमांड कहलाएगा या नहीं? आप में से ज्यादातर बच्चे क्या बोलोगे? यस सर। लेकिन अभी दो ही रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी बेटे, अभी दो ही रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, डिजायर फॉर द कॉमोडिटी एंड मीन्स टू परचेज द कॉमोडिटी। मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने मान लिया कि भाई डिजायर है और उसके पास मीन्स भी है। लेकिन कह रहा हूं मैं, मुकेश अंबानी मान लो कंजूस है, डिजायर भी है, मीन्स भी है, लेकिन उस मीन्स को यूज नहीं कर रहा, तो मुकेश अंबानी का डिजायर्ड डिमांड नहीं कहलाएगा। तीसरी रिक्वायरमेंट का पूरा होना जरूरी है, प्लस क्या? विलिंगनेस टू यूज द मीन्स, उस मीन्स को यूज करने की भी इच्छा होनी चाहिए। तो डिमांड कब होता है भाई? डिजायर, कॉमोडिटी के लिए डिजायर का होना जरूरी है। उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए, हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, और उस मीन्स को यूज करने की भी विलिंगनेस होनी चाहिए। बहुत समय आपके साथ होता है, मार्केट में गए, शोकेस में देखा शर्ट टंगी हुई है, मन में ख्याल आया, मन में यह ख्याल आया कि ये शर्ट मेरे पास होता, मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती। प्राइस टैग देखा 3,000 रुपए, पॉकेट देखा 3,000 रुपए हैं, लेकिन कहते हैं ना, दिल को बहलाने के गालिब उपाय बहुत है। सोचते बाद में लेंगे, और बेटर डिजाइन आएगा और बेटर कलर कॉम्बिनेशन आएगा तब लेंगे। तो डिजायर भी है, मीन्स भी है, लेकिन आप उस मीन्स को यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा। डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि आपके पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए, और उस मीन्स को यूज करने की आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ये तीनों रिक्वायरमेंट एट ए टाइम सेटिस्फाई होगा तो डिमांड कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। तो डिमांड को यदि हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिमांड को यदि डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी refers to the quantity of that commodity which a consumer is willing and able to purchase. Willing and able to purchase at various prices during a period of time. गौर करिएगा, क्या कहा हमने? डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी refers to the quantity of that commodity which a consumer is willing and able to purchase at various prices during a period of time. Willing and able to purchase, इसमें तीनों बात है कि उस कॉमोडिटी के लिए उसकी डिजायर भी है, उसके पास एबिलिटी भी है, उस एबिलिटी को यूज करने की विलिंगनेस भी है। लेकिन आप हमने जो डेफिनेशन दिया है उसको थोड़ा गौर से पढ़िए। क्या है भाई? विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस, एट वेरियस प्राइसेस, एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग, at various prices during a period of time, at various prices during a period of time। आप में से ज्यादातर बच्चों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा है? 12th में यदि आपका सीबीएसई बोर्ड है, आपने किताब पढ़ी हो सचदेवा की, महेश्वरी की, सीवी वर्मा की, कोई भी किताब पढ़ी हो इकोनॉमिक्स की,
एनसीईआरटी के। आप में से ज्यादातर बच्चों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा हुआ है? विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए सर्टेन प्राइस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हमने लिखा है एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आपको ये बोलेगा नहीं नहीं 11th-12th में तो आपने सब गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है। अभी सीए पढ़ाने में बहुत सारे टीचर ऐसे मिलते हैं जो बोलेंगे आपने पहले गलत पढ़ा है। नहीं जी, आपने गलत नहीं पढ़ा है। 2-2 साल की पढ़ाई करके आया, 11th-12th में गलत कैसे पढ़ा? वो भी सही था, ये भी सही है। हाँ, हमने एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम लिख के क्या किया? अपने डेफिनेशन के स्कोप को ब्रॉडर किया है। अपने डेफिनेशन के स्कोप को ब्रॉडर किया है। कैसे? अपने डेफिनेशन के स्कोप को ब्रॉडर किया है इस सेंस में कि भाई आप देखो, वेरियस प्राइसेस तो मैं लिख रहा हूं, प्राइस, वेरियस प्राइसेस तो मैं प्राइस लिख रहा हूं। मान लो प्राइस है 5, 4, 3, 2, 1। अब आप बताना, हर प्राइस पे कंज्यूमर सेम क्वांटिटी डिमांड करेगा? हर प्राइस पे कंज्यूमर सेम क्वांटिटी डिमांड करेगा या अलग अलग प्राइस पे अलग अलग? क्या जवाब है आपका? कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड करता है। तो हमने इधर लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिख दिया? क्वांटिटी डिमांडेड। 5 रुपया प्राइस है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। साइंस वाले बच्चे जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, आपको भी पता है, प्राइस ज्यादा होता है तो कंज्यूमर क्या करता है? कम डिमांड करता है। और प्राइस कम होता है तो क्या करता है? प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या करता है? ज्यादा करता है। देखिए तो, कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड, ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड। सही है भाई? यस और नो? अब आप देखो, ये वेरियस प्राइसेस है, अलग अलग प्राइस, विभिन्न कीमत। तो क्या हर प्राइस पे कंज्यूमर सेम क्वांटिटी डिमांड कर रहा है? अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर के द्वारा करा जाने वाला डिमांड क्या है? अलग अलग है। ज्यादा प्राइस है तो क्या है भाई? ज्यादा प्राइस है तो क्या है? कम डिमांड है। कम प्राइस है तो क्या है? ज्यादा डिमांड है। कम प्राइस पे कंज्यूमर क्या कर रहा है? कम प्राइस पे कंज्यूमर क्या कर रहा है? ज्यादा डिमांड कर रहा है। लेकिन आप इसमें से किसी एक प्राइस की बात करो। मान लो हमने प्राइस की बात करी 3 रुपए की, तो देखिए तो 3 रुपए पे कंज्यूमर के द्वारा करा जाने वाला डिमांड क्या है? 20 यूनिट्स। तो एक सर्टेन प्राइस, सर्टेन डिमांड, मतलब वेरियस प्राइसेस इंक्लूड्स अ सर्टेन प्राइस। वेरियस प्राइसेस की बात करें तो भाई मान लो वेरियस पीपल, तो उसमें एक पर्टिकुलर पीपल भी है ना। वैसे ही वेरियस प्राइसेस में एक पर्टिकुलर प्राइस है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर के द्वारा करा जाने वाला डिमांड भी क्या होगा? पर्टिकुलर होगा। लेकिन अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर के द्वारा कराया जाने वाला डिमांड क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो हमारे डेफिनेशन में जो लिखा हुआ था एट वेरियस प्राइसेस, आपने पढ़ा हुआ था सर्टेन प्राइस, तो आप ये नहीं कह सकते थे। सर्टेन प्राइस की जब आप बात करोगे कि 3 रुपया प्राइस है, उस पे 20 यूनिट का डिमांड है, तब आप यहां ये नहीं कह सकते हो कि अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर के द्वारा कराया जाने वाला डिमांड अलग अलग होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई ज्यादा प्राइस होगा तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा, कम प्राइस होगा कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा। तो वेरियस प्राइसेस में एक पर्टिकुलर प्राइस इंक्लूडेड है। वैसे ही जब हम बात करते हैं
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडेड है, हाँ या ना? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम इंक्लूडेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो अकाउंट्स में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 365 दिन, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में 1 सितंबर, 10 अक्टूबर, 15 नवंबर, हर पर्टिकुलर डे इंक्लूडेड है। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम क्यों लिखा? बैलेंस शीट जो आप बनाते हो वो होता है एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे डिमांड की कंटिन्यूटी होती है। डिमांड एक बार की बात नहीं है, बार बार की बात है। क्या है भाई? ए पर्सन हैज इनफाइनाइट वांट्स, हमारी चाहतें अनंत है। हम अपनी किसी एक रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, दूसरी रिक्वायरमेंट सामने आएगी, दूसरे को पूरा करेंगे, तीसरी रिक्वायरमेंट सामने आएगी, एंड सो ऑन। हमारे वांट्स की कंटिन्यूटी रहेगी, एंड सो ऑन। हमारे वांट्स की क्या रहेगी? कंटिन्यूटी रहेगी। तो जब हमारे वांट्स अनलिमिटेड, जैसे रिवर में वाटर का फ्लो होता है, एक पानी निकल जाता है, दूसरा आता है, दूसरा निकल जाता है, तीसरा आता है, वैसे ही हमारे वांट्स की कंटिन्यूटी होती है। अभी आप देखो ना, आपका वांट क्या है? आपके दिमाग में यह चल रहा है कि किसी भी तरह सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। ये कोरोना इफेक्ट, लॉकडाउन, तरह तरह की थिंकिंग, बहुत तरह की बातें चले आपके दिमाग में। लेकिन क्या है भाई? फाउंडेशन अभी दिमाग में है कि भाई किसी तरह फाउंडेशन हो जाए। कोई आपसे सीए इंटर और फाइनल की बात आगे करेगा, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फाउंडेशन कंप्लीट हो गया तो काम खत्म। आप देखो ना, आपके घर परिवार वाले क्या कहते हैं? 10th में गए, क्या कहा? बेटे देखो, पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, अच्छे से स्कोर करना मार्क्स, पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो भाई, आपने भी मन लगा के पढ़ाई कर ली, 10 CGPA किसी के 9.5 आ गए। 11th में गए, नॉर्मली ज्यादा कुछ नहीं कहा गया आपसे। 12th में गए तो क्या कहा? देखो, इसमें जो मार्क्स आएंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके कैरियर का दरवाजा कैसे खुलेगा। इसमें तो 95%, 100% मार्क्स ले ही आना। आपने भी मन लगा के पढ़ाई कर ली। चलो, अभी सीबीएसई वालों के पेपर नहीं कंप्लीट हुए, हो जाएंगे, लेकिन सीबीएसई का पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ, रिजल्ट तो दूर की बात है। घर वालों ने क्या कहा? बेटे ये तो एकेडमिक स्टडी है, इससे कुछ नहीं होता। +2 ग्रेजुएशन, इससे कुछ नहीं होता, एक प्रोफेशनल डिग्री तो चाहिए। सीए कर लो, अब लो कर लो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो भाई फाउंडेशन हो गया तो इंटर, इंटर हो गया तो फाइनल, इंटर हो गया तो ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद फाइनल, फाइनल हो गया तो जॉब, सेटलमेंट, शादी विवाह, बाल बच्चे, फिर उनकी प्लानिंग। तो लाइफ में वांट्स की कंटिन्यूटी है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे बोले तो वांट हमारा पर्टिकुलर होता है। जैसे अभी आपका वांट क्या? फाउंडेशन। अभी आपका वांट क्या? फाउंडेशन। तो भाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आप देखो ना,
मैंने यहां लिखा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इसमें 365 दिन का एक एक दिन इंक्लूडेड है या नहीं? तो हर एक दिन इंक्लूडेड है। दैट इज सर्टेन डेट, दैट इज पर्टिकुलर पीरियड। तो भाई हमने डेफिनेशन क्या दिया था? हमने डेफिनेशन क्या दिया था भाई? डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी refers to the quantity of that commodity which a consumer is willing and able to purchase at various prices during a period of time. At various prices during a period of time. तो at various prices में क्या है? at various prices में क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस, सर्टेन प्राइस इंक्लूडेड है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में क्या है? एक सर्टेन टाइम पीरियड इंक्लूडेड है। अब आप देखिए इस डेफिनेशन के बेस पे हम क्या कह सकते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। दीज आर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज अ फ्लो। हमने अभी कहा आपसे हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, एक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे दूसरी आएंगी, दूसरी पूरी करेंगे तीसरी आएंगी, एंड सो ऑन। हमारे वांट्स की क्या रहेगी? कंटिन्यूटी रहेगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज अ फ्लो एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एट पर यूनिट ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में पर यूनिट ऑफ टाइम सर्टेन टाइम पीरियड इंक्लूडेड, और वो क्या हो सकता है? पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर मिनट, पर आवर, टाइम का हर यूनिट इंक्लूडेड है। दूसरी बात क्या कहा भाई? हर प्राइस पे हमारे द्वारा करा जाने वाला डिमांड सेम होता है या अलग अलग प्राइस पे कराया जाने वाला डिमांड अलग अलग होता है? बोलो। ज्यादा प्राइस होता है तो डिमांड कम, कम प्राइस होता है तो डिमांड ज्यादा। तो वही लिखा हमने, जनरली एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी its quantity demand generally at different prices of a commodity its different quantity is demanded। अलग अलग प्राइस पे हमारे द्वारा करा जाने वाला डिमांड अलग अलग होता है। नॉर्मली एट हायर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इट्स लोअर क्वांटिटी इज डिमांडेड, हायर प्राइस लोअर क्वांटिटी इज डिमांडेड, एंड वाइस वर्सा बोले तो जस्ट अपोजिट। मतलब क्या हुआ भाई? प्राइस हायर है तो हायर प्राइस तो क्या? लोअर डिमांड, और वाइस वर्सा लोअर प्राइस है तो हायर डिमांड। अब हमने अपने डेफिनेशन में लिखा होता है सर्टेन प्राइस, तो ये बात नहीं कह पाते ना। ये बात कहने के पीछे रीजन क्या है भाई? प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा करेंगे। अलग अलग प्राइस पे हमारे द्वारा करा जाने वाला डिमांड अलग अलग होगा। अब देखिए पॉइंट क्या है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को एक फंक्शन के रूप में दिखाते हैं और उस फंक्शन को डिमांड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। अब 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था क्या? कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने पढ़ा होगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ा था अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, 10th में तो पढ़ा होगा।
और फंक्शन तो 10th में ही पढ़ने हैं। चलो नहीं भी पढ़ा, 10th की बात पुरानी हो गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अभी लिखते। थोड़ा सा मैं फंक्शन के बारे में आइडिया आपको देता हूं, फिर डिमांड फंक्शन पे आते हैं। मान लीजिए हमने लिखा x इज अ फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब क्या होता है? x इज अ फंक्शन ऑफ y का मतलब क्या है? x y का फंक्शन है, मतलब x की वैल्यू y के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। y के वैल्यू में कोई चेंज आएगा तो x का वैल्यू चेंज होगा। x y का फंक्शन है, y में चेंज होने पे x चेंज होगा, तो x क्या हो गया? डिपेंडेंट, और y क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो x को कहेंगे, y बदलेगा तो x भी बदलेगा, वेरिएबल दोनों है। तो x को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब भाई जो हमारा डिमांड होता है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस। बहुत समय डिमांड रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस से भी अफेक्टेड होता है। आगे हम बात करेंगे रिलेटेड कमोडिटी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब स्पेन का प्राइस इसमें यूज होने वाली बैटरी के प्राइस पे भी डिपेंड करेगा। कार का प्राइस, कार का डिमांड पेट्रोल के प्राइस पे भी डिपेंड करेगा। पेप्सी का डिमांड कोक के प्राइस पे भी डिपेंड करेगा। तो डिमांड अफेक्टेड होता है कमोडिटी के प्राइस से, रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस से, कंज्यूमर के इनकम से, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस से। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड can be represented in a form of demand function. QDC is a function of PC, PR, Y, T and D. अब टेंशन मत लेना कि हमने क्या लिखा है। बहुत सारे बच्चे जो 12th में पढ़ के आए होंगे, आपने पढ़ा होगा DX is a function of PX, PR, Y, T and O। हमने क्या लिखा? D लिख दिया। ये एब्रीविएशन है, सिंपल एब्रीविएशन है। इसमें हमने क्या लिखा उससे मतलब नहीं है। यहां X लिखा, Y लिखा, Z लिखा, उससे मतलब नहीं है। हम आगे बताएंगे कि हमारे X का मतलब क्या है। तो क्या है भाई? QDC इज ए फंक्शन ऑफ PC, PR, Y, T एंड D। QDC का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की मांगी गई मात्रा। F फंक्शन है, फलन। PC प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। Y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। T टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचियां एवं प्राथमिकताएं। एंड D अदर रिमेनिंग फैक्टर्स, अन्य तत्व। हमने अदर फैक्टर्स को O से डिनोट नहीं करके D से करा, हमारी मर्जी है। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, सही है।
अब आप देखो, कॉमोडिटी का डिमांड इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। डिमांड क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो वही आगे हमने लिखा है, क्यूडीसी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी, एफ फंक्शन, पीसी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, पीसी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एंड डी अदर रिमेनिंग फैक्टर्स। अदर रिमेनिंग फैक्टर जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की आकार, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की संरचना, बुढ़े लोग ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण, लोगों में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर आय वाले लोग हैं, सबके पास एक जैसा पैसा है या गरीब अमीर, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, कीमत को लेके संभावनाएं क्या है, एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दूसरों को देख के हमारा डिमांड दूसरों को देख के भी प्रभावित होता है। आपका फ्रेंड एक नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल लेके आ गया, अब घर में आपने शुरू कर दिया भाई उधम, एकदम शोर शराबा शुरू, क्या हमें भी वो मोबाइल चाहिए, तो दूसरों को देख के। तो ये फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। अब हमारा डिमांड फंक्शन क्या कहता है? डिमांड फंक्शन कहता है व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी इफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड विल चेंज एट वंस। डिमांड को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स यदि एक साथ चेंज होंगे तो कमोडिटी के डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? फंक्शन यही कह रहा है। क्या कह रहे हैं फंक्शन? व्हाट विल हैपन टू डिमांड फंक्शन सेज व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी इफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड विल चेंज एट वंस। सारे फैक्टर्स यदि एक साथ चेंज होंगे तो कमोडिटी के डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? अब आप बताओ कि ये सारे फैक्टर्स यदि एक साथ चेंज होंगे तो डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा? आप बता सकते हो? यस और नो? ये सारे फैक्टर्स यदि एक साथ चेंज होंगे तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? आप बता सकते हो? हाँ या ना? कुछ लोगों से पूछो हाँ या ना तो सीधा बोलते ना, और कुछ खतरों के खिलाड़ी भी होते। तो यदि बता सकते हो तो बताओ। कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है, रिलेटेड कॉमोडिटी में सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस घट गया है, कंज्यूमर का इनकम घट गया है, टेस्ट प्रेफरेंस में नेगेटिव चेंज आया है, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में बुढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पहले अनइक्वल था अब इक्वल हो गया, एक्सपेक्टेशन प्राइस के बढ़ने का है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पॉजिटिवली काम कर रहा है। बताओ क्या डिमांड होगा? इतने सारे फैक्टर्स यदि एक साथ चेंज होंगे तो कमोडिटी के डिमांड को एनालाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी के कारण डिमांड बढ़ेगा, किसी के कारण घटेगा। हम सर्टेनली नहीं कह सकते कि डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा। सर्टेनली ये कह पाना पॉसिबल नहीं है कि डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा। और जब ये बता पाना पॉसिबल नहीं है तो क्या करें भाई? फंक्शन तो यही है कि सारे फैक्टर्स एक साथ चेंज होंगे तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन सारे फैक्टर्स एक साथ चेंज होंगे तो डिमांड को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें भाई? बताइए। एनालिसिस बंद कर दें या कोई रास्ता निकाले? जहां चाह वहीं राह। समस्याएं हैं तो उसके समाधान भी निकालने पड़ेंगे।
समस्याएं आती रहती हैं और उसके समाधान निकाल के वो जाती भी हैं। तो हमें भी कोई तरीका निकालना पड़ेगा। देखिए, यहां पे हम एजम्पशन लेते हैं। पहले तो ये बात हम कंप्लीट कर ले कि डिमांड फंक्शन सेज what will happen to demand of the commodity if all the factors affecting demand will change at once। फिर हमने क्या कहा, but it is very difficult to analyze such a complicated function। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। To simplify this problem, we will assume all factors affecting demand as constant except one। एक को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर को हम क्या करेंगे भाई, एक को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था भाई, फंक्शन क्या था, क्यू डी सी इज ए फंक्शन ऑफ पी सी पी आर वाई टी एंड टी। हमने क्या कहा कि सारे फैक्टर्स यदि एक साथ चेंज होंगे तो कमोडिटी के डिमांड को एनालाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रास्ता हमने क्या निकाला कि एक को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर को कांस्टेंट मान लेंगे। मान लो हमने इनके ऊपर बार पुट कर दिया, इसका मतलब क्या है, दीज आर एज्यूम्ड कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज होगा, कमोडिटी के प्राइस में। किसमें चेंज होगा, कमोडिटी के प्राइस में। अगली बार रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस को छोड़ के बाद बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे, फिर रिलेशन बता देंगे। फिर इनकम को छोड़ के बाद बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे, रिलेशन बता देंगे, एंड सो ऑन, एक एक करके बताएंगे। लेकिन अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, पर्टिकुलरली साइंस वाले बच्चों के, कि भाई इकोनॉमिक्स तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो मान लो कि एक को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। एग्जाम में गए, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, एग्जाम में गए क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, मान लिया कि भाई सारे क्वेश्चन का आंसर ए है, मान लिया 60 आउट ऑफ 60, खुश होके आगे कि भाई 60 आउट ऑफ 60 मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनर भी स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, उसने यदि मान लिया कि सारे क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आप तो ए करके आए थे, 60 मार्क्स सोच रहे थे, वो बी से चेक करेगा सारे आंसर गलत, -15। तो ये जो हमने अजम्पशन लिया कि एक को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा, या ऐसे ही मान लिया। तो देखिए, इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, टाइम टू टाइम वैरी करता है। आप यहां क्लासरूम में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका बिहेवियर कुछ और है। आपका बिहेवियर क्या है भाई, लेक्चर कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, नोट्स कैसे मिलेंगे, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है बुक के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो भाई बिहेवियर अलग अलग है। सिनेमा हॉल में जाओगे, बिहेवियर क्या है, बंद है तो क्या हुआ, खुलेगा ना, जाओगे तो बिहेवियर क्या है, मूवी कैसी है, स्टोरी क्या है, गाने क्या, पॉपकॉर्न, पेप्सी।
तो भाई यदि हम एजम्पशन लेकर के नहीं चले, ह्यूमन बिहेवियर सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, और इकोनॉमिक्स के स्टडी का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बिहेवियर है। यहां ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम कुछ एजम्पशन लेकर के नहीं चलेंगे, तब तो मेरा इकोनॉमिक्स कुछ और होगा, आपका इकोनॉमिक्स कुछ और हो जाएगा, और एग्जामिनर का इकोनॉमिक्स कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ बेसिक अजम्पशंस लेते हैं। ये जो हमने अजम्पशन लिया ना कि एक फैक्टर को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, इसको कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा सेटेरिस पैरिवस। सेटेरिस पैरिवस मतलब ग्रीक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये जो हमने अजम्पशन लिया था ना कि एक को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, वो कौन सा अजम्पशन था भाई? वो कौन सा अजम्पशन था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सही है। तो भाई अजम्पशन इकोनॉमिक्स की स्टडी कुछ बेसिक ह्यूमन अजम्पशंस पे डिपेंडेंट है। इन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने के पहले हम उन एजम्पशंस के बारे में पहले देख लेते हैं, क्योंकि आगे भी इकोनॉमिक्स की स्टडी जब हम करेंगे तो एजम्पशंस आते रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स के स्टडी में बेसिक अजम्पशंस क्या हैं? पहला अजम्पशन है रैशनलिटी का। रैशनल मतलब समझदार, जिसका टॉप फ्लोर खाली नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जिस पर्सन के बारे में स्टडी करेंगे वो रैशनल है, समझदार है, अपने बेनिफिट्स लॉसेस को समझता है और हमेशा अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। लॉ आप पढ़ोगे, लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 2 सब सेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि सब आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स से उसका आज सच कुछ लेना देना नहीं है, बस रैशनलिटी को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे समझदार है। अब इसके मतलब ही नहीं समझ पाते समझदार का क्या मतलब होता है। तो भाई रैशनल को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं। अब क्या है ना, क्या आएगा भाई टॉपिक कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? तो भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है फॉरेन सॉवरेंस, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक कुरियर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आपके साथ। क्योंकि मान लो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको फॉलो नहीं किया, तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो फॉरेन सॉवरेंस, डिप्लोमेटिक कुरियर्स, एम्बेसडर्स, इनको फ्रीडम है कि इनके अगेंस्ट कोर्ट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते।
तो इसलिए लॉ ने पहले ही कह दिया कि भाई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्फोर्सिएबल नहीं है, क्योंकि आप यदि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पागल कई प्रकार के होते हैं। लुनेटिक कभी कभी ठीक रहता है, हमेशा खराब रहता है, या हमेशा ठीक रहता है कभी कभी खराब रहता है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें थोड़े कंडीशन है कि कब कर सकते हैं। एन इडियट, जन्मजात मूर्ख, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ए ड्रंकन पर्सन, 2-4 पैग लगा लिया है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार 5-10 भी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? तो ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मान लो भाई ड्रंकन पर्सन है, 2-4 पैग 10 पैग लगाया हुआ है, अब उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या वो अपने बेनिफिट और लॉसेस को समझने के पोजीशन में है? और जो अपने बेनिफिट और लॉसेस को समझने की स्थिति में ना रहे, उसको क्या कहते हैं? रैशनल नहीं है। तो रैशनल का मतलब कि उसको अपना बेनिफिट और लॉस की समझ है, वो अपने बेनिफिट और लॉसेस को समझता है और हमेशा अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। तो भाई क्या मान करके चलेंगे? पर्सन रैशनल है मतलब अपने बेनिफिट्स और लॉसेस को समझता है और हमेशा अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करेगा। तो इकोनॉमिक्स में ये अजम्पशन है। इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो ये इंप्लाइड है, माना हुआ है कि जिस पर्सन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो अपने बेनिफिट और लॉसेस को समझता है और हमेशा अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। अब आप कहोगे कि भाई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बेनिफिट लॉसेस को नहीं समझते। तो जो अपने बेनिफिट लॉसेस को नहीं समझेंगे उसको हम इकोनॉमिक्स के स्टडी के, जनरल स्टडी के एक्सेप्शन में डालते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट किसके लिए? रैशनल पर्सन के लिए। तो पहला क्या हो गया? रैशनलिटी रेफर्स टू पर्सन अबाउट हुम वी आर स्टडिंग इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज ओन बेनिफिट एंड लॉसेस एंड ही विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज बेनिफिट्स। दूसरा एजम्पशन जो अभी हमने लिया था, सैटरिस पैरिबस, बोले तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जिस फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा बाद बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट refers to other things remaining constant, that is all other factors apart from the factor under study are assumed constant। जिस फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। सैटरिस पैरिबस एजम्पशन ये कहता है। ग्रीक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज है, इंग्लिश में इसका मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब जैसे आप देखो, हिंदी लैंग्वेज का अल्फाबेट, संस्कृत लैंग्वेज का अल्फाबेट, नेपाली लैंग्वेज के अल्फाबेट्स सेम होते हैं, लेकिन वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट सेम है, ABCD, लेकिन वर्ड्स के मतलब अलग है। तो सैटरिस पैरिबस लैटिन लैंग्वेज, इसका इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हिंदी में अन्य बातें समान रहने पर, जिसकी स्टडी करो उसके अलावा सब कांस्टेंट। तीसरा अजम्पशन है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारे वांट्स क्या है भाई? अनंत है। हम अपनी किसी एक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, दूसरी सामने आती है, दूसरे को पूरा करते हैं, तीसरी सामने आती है, एंड सो ऑन। हमारे वांट्स की क्या होती है? कंटिन्यूटी रहती है।
तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स refers to a person has infinite wants. That is, if he will satisfy his one want, then another want will arise, and so on. There will be continuity of the wants. और तीसरा, scarcity of resources. साधन जो हमारे पास हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड है। वांट्स हमारे अनलिमिटेड है और उन्हें सेटिस्फाई करने के साधन सीमित है। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस रेफर्स टू एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स, वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेस लिमिटेड है। एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन यही है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। वांट्स हमारे यदि लिमिटेड होते तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, वांट्स भी अनलिमिटेड होता, चाहते हमारी अनलिमिटेड होती और उन्हें संतुष्ट करने के साधन भी अनलिमिटेड होते, तब भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम का रीजन क्या है? वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी के टर्म में ज्यादा या कम। लिमिटेड कहने का मतलब कि एज कंपेयर टू वांट्स, चाहतों की तुलना में साधन, संतुष्ट करने के साधन सीमित है। अच्छा, मान लो वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस का डिफाइंड यूज होता कि ये रिसोर्स इसी काम के लिए यूज होगा, तब भी प्रॉब्लम नहीं होती। रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज है, एक ही रिसोर्स अलग अलग पर्पस में यूज हो सकता है और हम अपने वांट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ज्यादा जरूरी कौन है, कम जरूरी कौन है। इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं उसको, हम आगे पढ़ेंगे। अब इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम आगे इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो हमने पढ़ा था, क्या QDC इज ए फंक्शन ऑफ PC, PR, Y, T एंड D। तो एक एक फैक्टर के साथ अब डिमांड की स्टडी हम करेंगे, ठीक है। एक एक फैक्टर के साथ डिमांड की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।